The Japanese surrender and the Soviet invasion of Manchuria in August 1945 have serious consequences for China, which has been resisting a Japanese invasion since 1937. By 1945, Japan occupies large areas of China but has been unable to fully conquer the country, despite the loss of 20 million Chinese civilians and हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में से एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और समझेंगे कि चाइना इतना बड़ा कैसे बना, क्या सिर्फ फोर्स है या कुछ और भी रीजन है। चाइना का टेरिटोरियल एक्सपेंशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अलियांसेस का बहुत बड़ा रोल था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तैंग डायनेस्टी चाइना ने हर जगह वॉर नहीं किया, उन्होंने ट्रिब्यूट सिस्टम यूज किया। छोटे छोटे स्टेट्स को अपने इन्फ्लुएंस में लिया। वो कंट्रीज जो टेक्निकली इंडिपेंडेंट थी लेकिन पॉलिटिकली चाइना को फॉलो करती थी। द सेकेंड वन इज युआन डायनेस्टी। ये पीरियड में ऑलरेडी मंगोल्स ने ह्यूज एम्पायर बना लिया, तो चाइना को कुछ रीजन्स जीतने के लिए अलग से वॉर नहीं करना पड़ा, वो इनडायरेक्टली मंगोल्स के पार्ट थे। क्वींस डायनेस्टी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, वॉर्स भी हुए थे, अलियांसेस प्लस लोकल रूलर्स का कंट्रोल भी यूज हुआ था। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है। हो सकता है ये कंफ्यूजन इसलिए भी हो क्योंकि चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया, बट मंगोलिया के केस में ये बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज के वीडियो में इसे समझते हैं और चाइना के इतने बड़े लैंडमार्क्स के रीजन्स या स्टोरीज और हाउ दे यूनाइट। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पावरफुल लीडर आए क्वीन शी हंग। उन्होंने अलग अलग स्टेट को जीत कर या यूनिफाई करके एक डायनेस्टी बनाया, क्वीन डायनेस्टी। यहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिफाइड चाइना का कॉन्सेप्ट। ये एक्सपेंशन मोस्टली इंटरनल वार्स रहे, यानी कि चाइना के अंदर के वार्स। टाइम के साथ साथ चाइना अलग अलग डायनेस्टीज में ग्रो करता गया, जैसे कि हैन डायनेस्टी जो कि सेंट्रल एशिया तक, फिर आता है टैंग डायनेस्टी जो कि कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्सपेंड किया, यन डायनेस्टी जो कि मंगोल्स के अंदर और ज़्यादा टेरिटरी को एक्सपेंड किया, और सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ किंग डायनेस्टी में। इस पीरियड में चाइना ने कंट्रोल किया तिब्बत, सिंगियांग, मंगोलिया के कुछ पार्ट्स। यहाँ पे सिर्फ वार्स नहीं हुए बल्कि कई तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू यूनिफाई किया गया और एक कंट्री बना रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सब फॉरेन लैंड थे? नॉट ऑलवेज। हाँ, उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया बट नॉट ऑलवेज उन्होंने सारे लैंड कैप्चर। कुछ एरिया पहले से चाइनीज इन्फ्लुएंस में थे, कुछ ट्राइबल रीजन थे जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल कंट्री सिस्टम था ही नहीं, उसे चाइना ने अपने अंदर स्टेब्लिश किया गया। मतलब ये सिर्फ जीत कर लिया वाला सिंपल केस नहीं था। अब आते हैं मॉडर्न एरा पे। 1900 के टाइम चाइना वीक हो गया था, फॉरेन पावर्स के प्रेशर में था। फिर हुआ एक बहुत बड़ा इवेंट, चाइनीज सिविल वॉर। China's unfinished civil war. इस वार के बाद 1949 में बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहाँ से चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे सेंट्रल एशिया पे अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। तिब्बत जैसे रीजन्स को भी कंट्रोल में इसी टाइम लिया गया। अब जवाब देते हैं आपके सवाल का कि चाइना ने अपने लैंडमार्क्स का 50% वार से जीता है, जबकि ये टोटली सही नहीं है। पार्शियली करेक्ट है बट टोटली सही नहीं है। चाइना का एक्सपेंशन एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल था, वार्स, डिप्लोमेसी, कल्चरल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल यूनिफिकेशन, सबका मिक्स। अब सवाल है ये मिथ वायरल क्यों है? देयर आर 3 रीजंस बिहाइंड दिस। द फर्स्ट वन इज सिंपल स्टेटमेंट्स ज्यादा वायरल होते हैं। द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को लोग शॉर्ट लाइन में समझना चाहते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी इससे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन रियलिटी हमेशा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है।